हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग फ्री फॉल पढ़ने वाले हैं और मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि फ्री फॉल क्या होता है। तो देखो, अक्सर लोगों को लगता है कि फ्री फॉल मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो वो जो सिचुएशन होगी वो फ्री फॉल होता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो वो सिचुएशन भी फ्री फॉल होता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये नीचे से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे भी तो आएगा। ठीक है, फ्री फॉल क्या है, तो देखो फ्री फॉल एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है, फ्री फॉल एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल एक ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है और वो एक ही फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करूंगा तो मैं पूछूंगा कि इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से नीचे जा रहा है, और दूसरा कौन सा? एयर फ्रिक्शन, एयर के साथ फ्रिक्शन भी तो हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो ये कंडीशन फ्री फॉल नहीं हो सकती। फ्री फॉल कंडीशन कहां हो सकती है? मून पर हो सकती है, क्योंकि मून पर हवा नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब हम लोग वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम पे सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लगेगा, जो कि कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो फ्री फॉल इज अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और इसके अलावा कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ और कोई भी फोर्स है तो वो फ्री फॉल नहीं हो सकता, तब वो सिचुएशन जो है वो फ्री फॉल के अंडर नहीं आ सकती। ठीक है, तो चलिए फ्री फॉल के बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो, ये जो लिखा है ये फ्री फॉल का वो डिफिनेशन लिखा है जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होता है, और ये वही लिखा है जो भी कुछ देर पहले मैंने बताया आप लोगों को। फ्री फॉल, इट इज द सिचुएशन वेयर बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नो अदर फोर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब ये वो सिचुएशन है जब किसी बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अब देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इस टाइम पे भी मेरे ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या ये फ्री फॉल की कंडीशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्री फॉल की बात हुई है ना, मैं फॉल का कहाँ हो रहा हूँ? मैं फॉल हो रहा हूँ क्या? नहीं। देखो, फ्री फॉल मतलब होता है फ्रीली गिरना, फ्रीली, बिना कोई टेंशन के फ्रीली गिरते रहो। ठीक है, हाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे जाते रहो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बस ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स होगा वो एक ही फोर्स एक्ट करना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए फ्री फॉल का जो कंडीशन है वो अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अर्थ पर हवा है और हवा न होती तो हम सब न होते। हवा है इसलिए फ्री फॉल नहीं हो सकता, लेकिन मून पर जैसे ही चले जाओगे वहां पर हवा नहीं है, इसलिए वहां पर मून पर जो फ्री फॉल का सिचुएशन है, जो फ्री फॉल का कंडीशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, फ्री फॉल में अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को जैसे बताया अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो सेम यहां पर वही कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। एक तो हम लोग ले लेते हैं कि जो पहले कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले तो अपवर्ड में जा रहा है, अपवर्ड मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो मुझे बताओ वो इधर से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। मान लो ये गोला है, बॉल है, गेंदा है। ठीक है, तो ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मुझे बताओ मैं इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तभी तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तभी तो नीचे से ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं देता तो क्या ये ऊपर चले जाता? क्या नहीं, मैंने इसको कुछ इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया है इसलिए ये ऊपर गया है। अगर मैं इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी नहीं देता तो ये ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब कि अपवर्ड जाने के लिए उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो अपवर्ड जाएगा ही नहीं।
तो वो अपवर्ड जाएगा ही नहीं। अब अपवर्ड जाने के बाद मान लो उसने यहां पर गया, यहां पर उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली। अब मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली इसका क्या मतलब होता है? मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो चुका है। अरे भाई अगर वो मैंने उसको नीचे से ऊपर फेंका तो कहीं ना कहीं पर वो रुकेगा, तभी तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। अगर वो कहीं पे रुकेगा ही नहीं, चलते ही जाएगा तो उसका मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा। तो उसको मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए लास्ट मोमेंट पर कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो जहां पर वो रुक जाएगा तभी तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जहां पर उसका जिस पॉइंट पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा वहां पर वो जो पॉइंट है ना, वहां पर वो जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। मैक्सिमम हाइट देखो, हाइट तो वो हम लोग उसको जैसे सीधे फेंकेंगे तो वो सीधे ही जाएगा। इस टाइम पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, 1D मोशन, तो एस जो होगा वो, ये एस यहाँ पर क्या है? तो देखो एस को हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऊंचाई पर जा रहा है ना, ऊंचाई पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको हाइट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको हाइट ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि एस इज इक्वल टू एच क्यों हुआ। एच मतलब हाइट। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ पर अक्सर स्कूलों में कहीं पर भी पढ़ाया जाता है कि ए को जो है वो -g लेने का, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने का। ऐसा क्यों लेने का? उसका भी रीजन है। जब देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे लग रहा है? ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड ही लग रहा है। नीचे से ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड ही लग रहा है, डाउनवर्ड ही लग रहा है ना। हाँ, अब देखो इसको u से v तक जाने में जितना समय लगा उस समय को बोल देते हैं t, और हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं वो इन्हीं से पढ़ते हैं, VUTAS। ठीक है, अच्छा अब इतना तो हम लोग को समझ गया कि हम लोग को v0 लेना है कब? जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तब, और जो u होगा वो इनिशियली 0 नहीं होना चाहिए, जो a होगा वो -g होना चाहिए। -g क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो भी उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे है? डाउनवर्ड ही तो है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड ही है ना। देखो ये हम लोग जो भी कर रहे हैं नहीं, हम लोग कार्टेशियन के हिसाब से कर रहे हैं। आप लोगों ने ये देखा रहेगा ना, यहाँ पर ऊपर के साइड जाएंगे तो +y, इस साइड +x, नीचे जाएंगे ठीक है बिलो द y एक्सिस तो -y, और इस साइड लेफ्ट द x एक्सिस तो -x। ये आप लोगों ने पता है। तो सेम देखो, अब ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो हम लोग s को यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन a कैसे लग रहा है? a तो डाउनवर्ड ही लग रहा है, a तो नीचे ही जा रहा है, तो इसीलिए a को हम लोग -g लेंगे। a मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ पर जाने में इसको जो टाइम लगा वो टाइम हम लोग लेंगे t। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम लोग सेकंड कंडीशन लेते हैं जो कि कौन सा है? जो कि है डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद नीचे भी आएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ अभी तक ऊपर ही गया, ऊपर जाने के बाद नीचे भी आएगा वो। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो डाउनवर्ड का क्या कंडीशन है? मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऊंचाई पर था, मैंने उसको फ्रीली क्या किया? मैंने उसको फ्रीली रिलीज कर दिया, ऐसे मैंने उसको रिलीज कर दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर मैं कुछ फोर्स लगाता तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ तो होता, लेकिन मैंने ऐसे फेंक के नहीं मारा नीचे, मैंने उसको फ्रीली ऐसा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर फ्रीली जब ऐसा छोड़ दिया है तो मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया क्या? नहीं, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। अब मुझे बताओ, ये नीचे ही जा रहा है ना, किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहां पर ये कभी तो किसी इसी जमीन को कभी तो ये हिट करेगा। अरे भाई, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ता हूं तो वहां पर मैं उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देता हूं क्या? नहीं देता हूं। तो जब वो बॉल नीचे जाता है तो वो ग्राउंड पे कभी तो हिट करता है, तो हिट करने पर यहाँ पर जो होगा ना उसका फाइनल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी उसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वो हिट करेगा वो तब मैक्सिमम होगा, हिट करने के बाद वो ऐसे उछलते हुए कहां पर जाएगा उसकी कंडीशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वो हिट करेगा तभी तक हम लोग फ्री फॉल की कंडीशन ले रहे हैं, इतना ध्यान देना। ठीक है, अच्छा तो u हो गया, v हो गया।
U से V तक जाने में जो टाइम लगेगा वो T हो गया। अभी S की बात करते हैं, बताओ S क्या होगा, बताओ S क्या होगा। तो देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इनको ऐसे भी ले सकते हो, आप लोग S को यहाँ पर पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो S जो है नेगेटिव जा रहा है ना, नेगेटिव जा रहा है, अरे नीचे जा रहा है मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में, तो नीचे जा रहा है तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, S को माइनस H ले लेता हूँ। गलत नहीं है, सही है। अभी देखना आगे जाके हम लोग क्या करने वाले, आगे जाके ये A तो उसको माइनस में ही लग रहा है, तो A माइनस में ही लग रहा है, तो A को मैं यहाँ पर भी क्या लूंगा, माइनस G लूंगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लूंगा। देखो एक बार ज़रा कुछ समझा क्या, 2 मिनट ज़रा अपना दिमाग लगाओ, फिर इसके बाद थोड़ी और बात करते हैं। अच्छा बोलो, ये कंडीशन समझी, ये कंडीशन समझी, बोलो ध्यान से देखो। एक बात बोलूं, फिजिक्स जो है ना वो पूरी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान। अरे भाइयों आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब थोड़ा सोचना है लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी सोचना है लेकिन कुछ बाहर का नहीं सोचना है, जो आपके आसपास हो रहा है वही सोचना है। क्या ये आपको नहीं पता कि अगर कोई से ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो वो ऊपर जाकर रुकेगा तभी तो वो नीचे आएगा, अगर ऊपर जाकर रुकेगा ही नहीं, वो चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा तो कभी नीचे थोड़ी आएगा, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेंड करेगा। और क्योंकि वो जा रहा ऊपर है, जा ऊपर रहा है, उसका जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो ऊपर है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन तो माइनस में ही लेंगे, तो वही तो किया है और क्या कर दिया, एक्सेलरेशन माइनस में लिया है और क्या कर दिया। अब यहां पर वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहे हैं तो मैंने हाइट को पॉजिटिव ले लिया है। आप लोग दोनों कंडीशन में हाइट को पॉजिटिव ले सकते हो, दोनों कंडीशन में हाइट को पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन ये वाला मैं अप्रोच आप लोग को 11th के लिए बता रहा था कि आप लोग 11th के लिए भी थोड़े बहुत तैयार रहो अभी से, ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर हम लोग यहां पर इस कंडीशन में आते हैं कि ये आप लोग को नहीं पता कि अगर मैं किसी चीज को ऐसे छोड़ रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं उसको जेंटली ड्रॉप कर रहा हूं, मैं उसको क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, उसको मैं रिलीज कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं, ठीक है, उसको मैं रिलीज कर रहा हूं। अब अगर मैं उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तभी तो वो तो ज्यादा स्पीड से जाएगा, लेकिन मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा, मैं उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं तो वो नीचे जा रहा है, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहां पर वो नीचे जा रहे हैं तो इसलिए एस को मैंने माइनस एच ले लिया, और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता रहता है, डाउनवर्ड ही लगता रहता है, डाउनवर्ड ही लगता रहता है, इसलिए इस ए को मैंने माइनस जी ले लिया। स्कूलों में कैसे बताया जाता है, स्कूलों में गलत नहीं बताते हैं, स्कूलों में भी सही बताते हैं, बस उधर क्या करते हैं, उधर इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। उधर क्या बोलते हैं कि जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड जाएगा तो ए को माइनस जी के बराबर ले लेने का, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो ए को सिर्फ जी के बराबर ले लेने का, ए को माइनस जी नहीं, तब ए को सिर्फ जी लेने का। और क्या बताया जाता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो हाइट पॉजिटिव ले लेने का, और जब डाउनवर्ड आएगा तो हाइट पॉजिटिव ले लेने का, हाइट पॉजिटिव ले लेने का, पॉजिटिव लेने का, ठीक है। डाउनवर्ड में दोनों पॉजिटिव ले सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये अप्रोच आप लोग को 11th में यूज करना रहेगा, सो इसलिए हम लोग इसको मानकर चलते हैं। आप लोग दोनों कंडीशन में अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, ए को हमेशा माइनस जी लिया करो, ए को हमेशा माइनस जी लिया करो, ठीक है, ए को हमेशा माइनस जी लिया करो। अब बात रही अपवर्ड और डाउनवर्ड में इस डिस्प्लेसमेंट की बात रही, तो देखो जब हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हम लोग देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे से ऊपर मतलब ए जो रहेगा वो प्लस एच लेंगे। अब डाउनवर्ड नीचे से इधर से इधर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब माइनस वाई में जा रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस ले लिया है। बस इतना सही है, बस इतना सही है। आई होप आपको ये समझा होगा, आई होप आपको ये समझा होगा। बस ये प्लस माइनस का ज़्यादा टेंशन मत लो। ऊपर जाएगा मतलब पॉजिटिव वाई में जाएगा, पॉजिटिव वाई में जाएगा तो प्लस ले लो, नीचे आएगा तो नेगेटिव वाई में जाएगा तो माइनस ले लो। और एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस में लो, एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस में लो, एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस में लो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, चलो आ जाओ। एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेश है, ध्यान से पढ़िए इसको। फ्री फॉल जो कि डाउनवर्ड मोशन पर है, डाउनवर्ड मोशन का नाम सुनते ही आप लोग के माइंड में 3 से 4 बातें ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहला, डाउनवर्ड मोशन कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उसको हम लोग सिर्फ ऐसे रिलीज कर देंगे तब डाउनवर्ड मोशन होगा। और क्या ध्यान में आना चाहिए, तो देखो हम लोग नीचे जा रहे हैं,
नीचे जा रहे हैं, मतलब एस कैसे लेना है, माइनस एच लेना है। डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, डाउनवर्ड माइनस वाई में जा रहे हैं, तो माइनस वाई में जा रहे हैं, माइनस वाई में जा रहे हैं, तो एस कैसे लेना है, माइनस एच। और ए तो हमेशा माइनस में लेना है, ए हमेशा माइनस जी लेना है, ठीक है, ए हमेशा माइनस जी लेना है। तो अब पढ़ लो कि हम लोग को निकालना क्या क्या है, हम लोग को निकालना क्या क्या है। सो हम लोग को क्या क्या निकालना है, टाइम टू फॉल, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि यहाँ से नीचे आ रहा है। मुझे बताओ नीचे कब आएगा, जब इसका u कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर आते आते इसका जब ये जैसे ही हिट करेगा तो इसका v जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, वही v भी हम लोग को निकालना है, वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। सो वो v भी हम लोग को निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का t भी हम लोग को निकालना है, u से v तक, मतलब इस हाइट को कवर करने का। ये हाइट भी दिया है, देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग 120 मीटर टॉल, तो ये बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया है, तो ये बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, 120 मीटर दिया है, 120 मीटर। तो 120 मीटर से हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब माइनस वाई में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या दिया है, ये h दिया है, h दिया है बोलो, s दिया है बोलो, दोनों यही दिया है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या क्या है, अच्छा इसमें a क्या लेंगे, तो a हमेशा माइनस जी लेना। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग 9.8 को 10 मानकर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि a को 10 लो या 9.8 लो, तो आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि टेक a इज इक्वल टू 9.8 या तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां पर a को 9.8 ही लेना है, वहां पर 10 मत लेना, लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 ले सकते हैं। सो a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सबसे पहले निकालना है टाइम टू फॉल। टाइम टू फॉल मतलब कब वो नीचे गिरा, बोलो कैसे निकालेंगे टाइम टू फॉल, कैसे निकालेंगे बताओ कैसे। तो देखो टाइम टू फॉल निकालने के लिए यहाँ पर मैं कौन सा इक्वेशन लगा सकता हूँ, कौन सा। तो देखो थर्ड इक्वेशन में तो टाइम आता ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन में तो टाइम आता ही नहीं, तो उसको तो जान दो। अब फर्स्ट या तो सेकंड। अब फर्स्ट में अगर मैं लगाना चाहूँगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पर मेरे पास टाइम निकालना है, u है a है, v भी नहीं है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे निकलेंगे। तो सेकंड वाला इज द बेस, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो s कितना है 120 कौन सा, माइनस 120 ना, देखो नीचे जा रहा है नीचे, तो -120 u क्या लेना है, u क्या लेना है, 0 ना, देखो 0 लेना है, तो 0 का मल्टीप्लाई t से होगा, प्लस हाफ a क्या लेना है, तो a -10 लेना है, तो यहाँ पर मैंने टेक -10 ले लिया। अब टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर है, तो -120 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ये -10 और ये टी स्क्वायर। अब ये 2 इधर जाएगा, ठीक है, ये 2 जो है वो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -240 इज इक्वल टू -10 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -240 अपॉन -10, माइनस कैंसिल, 0 कैंसिल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ओनली 24। सो टी इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड 24 क्या, √24 क्या सेकेंड, √24 क्या सेकेंड। अच्छा इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो ना ऐसे, t इज इक्वल टू √6 इंटू 4, सो t इज इक्वल टू 2√6 सेकेंड्स, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। सो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। चलो इसका यूज़ कर लो, v ही तो निकालना है, तो v निकालने के लिए क्या टेंशन क्या ले रहे हो, अरे u तो 0 है, तो 0 है तो उसको 0 रखो। a कितना है, -10 है, -10 सो -10, और t कितना है, t तो हम लोगों ने अभी निकाला 2√6, सो v इज इक्वल टू माइनस क्या 10 का और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -20√6 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर मत बोलना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो एक्सेलरेशन यूनिट हो जाती है। अच्छा आप सब स्टूडेंट पढ़ रहे हो, अब कोई एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करके रेज योर हैंड और फिर मुझे बताओ कि ये माइनस क्यों आया है। मैं बताता हूँ, चलो आप लोग सुनो सिर्फ। माइनस क्यों आया है, माइनस आने का ये रीज़न है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना डाउनवर्ड जा रहा है ना, अरे डाउनवर्ड जा रहा है भैया, अरे भैया अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, माइनस में ही तो आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, इसीलिए तो माइनस में आना चाहिए।
अगर ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर तो जो भी जाता है वो माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ना। अरे डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस लेंगे कि नहीं लेंगे भैया बताओ मुझे, इतने देर से वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे आ रहा है तो माइनस ले रहे हैं। अब ए को तो हमेशा माइनस जी लेना ही है, कुछ भी कर लो ले लो। ऐसे आपके सिर्फ इस लेवल के क्वेश्चन नहीं, आगे जो 11th लेवल के क्वेश्चन है ना वो भी आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, जो मैं बता रहा हूँ उससे, ठीक है। बस इसका आइटेशन को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा, तो हम लोग डाउनवर्ड मोशन पे कर लिए, एक अपवर्ड मोशन का भी ले लेते हैं। एक और आसान सा क्वेश्चन जो कि अपवर्ड मोशन पर है, ध्यान से देखिए, पहले खुद से पॉज करके ट्राई करने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद इसको वापस देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ ये ऊपर जा रहा है तो इसका ये 25 मीटर पर सेकेंड क्या दिया है, ये जो 25 मीटर पर सेकेंड है इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा तभी तो वो ऊपर जाएगा, नहीं तो उधर ही पड़ा रहता। अगर इसको मैं इनिशियली कुछ वेलोसिटी नहीं दूंगा तो ये नीचे ही तो पड़ा रहेगा, ऊपर जाने के लिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज यू इज इनिशियल वेलोसिटी। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम लोग ने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, तो उसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, उसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, मंजूर है। अब हम लोग को निकालने का है, सबसे पहले तो मैक्सिमम हाइट अचीव निकालें। मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट वो अचीव कब करेगा, जब वो ऊपर जाकर कहीं पे कुछ समय के लिए रुक जाएगा, कुछ समय के लिए 0.001 सेकंड के लिए मान लो, लेकिन कुछ समय के लिए रुकेगा तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तभी तो, समझ रहे हो बात को। तो देख लो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को बैक आना है, तो जैसे चलती है वैसे ही बैक नहीं आ जाती, ऐसे चल रही बैक आना है तुरंत बैक आ गई, ऐसे नहीं आती, वो बैक कैसे आती है, चल रही बैक आना है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते फिर बैक आती है। तो सेम ऐसे ही ये ऊपर जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुकेगा तभी तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जाकर ये रुक गया, तो v इक्वल टू 0 हो गया, इसने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली ये वाली, तो हम लोग को वो एच निकालना है। मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है तो ऊपर जा रहा है, ऊपर अपवर्ड मोशन में एस कैसा लेते हैं, एस लेते हैं एच पॉजिटिव, ए कैसा लेते हैं, ए को हमेशा माइनस जी ले लो, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है, इतना हो गया। टाइम टेकन, अब वो टाइम इस वाले पे आएंगे, इस वाले को हम लोग 2 इक्वेशन से मैं आप लोग को बता दूंगा, आपको जिससे अच्छा लगे उससे करो, दोनों का यूज ऐसे अलग अलग क्यों हो रहा है वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, अब मुझे बताओ मेरे पास टी तो है नहीं, टी तो उधर अगले क्वेश्चन में निकालना ही है, तो टी को जान दो, वी यू ए एस, इन चारों से कौन सी इक्वेशन मेरी बन सकती है, इन चारों से कौन सी इक्वेशन बन सकती है, इन चारों से सिर्फ एक ही इक्वेशन बन सकती है, कौन सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो व्हाट इज वी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, व्हाट इज यू स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ए कितना है -g, एस कितना है वही तो निकालना है। तो ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, चलो लिख लेते हैं बड़ा थोड़ा, 625 प्लस ये 2 और ये जी कितना -10 का मल्टीप्लाई होगा -20 सेकेंड्स, अब 0, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -625 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू -20 सेकेंड्स। अब s कितना आएगा, s आएगा -625 अपॉन में -20, बोलो समझ आ रहा है। अब उसके बाद क्या, तो देखो उसके बाद जब इसको कैंसिल करोगे इधर 5 से कटा है ना, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये कितना 5 1 5 2, ये कितना 125 आएगा, 125, तो 125 अपॉन ये माइनस का माइनस कैंसिल हो चुका है, ठीक है, 125 अपॉन 4, 125 अपॉन 4 क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 4 3 12, फिर 1 तो 4 एकम 4। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद एक बचा तो पॉइंट लगा के 0.10 तो 2 31.2, ठीक है, अभी 20205, ठीक है, तो 31.25, सो s इज इक्वल टू 31.25। मुझे बताओ 31.25 ऐसा आधा अधूरा काम कभी नहीं करने का। उसके बाद मीटर तो लगाओ भैया, अरे मीटर ही तो है जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है,
मैंने बोला कितना ऊपर गया, बोले 10 मीटर। अरे तो 10 मीटर ही बोला ना, 10 थोड़ी बोला, सिर्फ कितना मीटर गया 31.25। क्या 31.25 मीटर, 31.25 मीटर ऊपर गया है। तो मीटर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हैं भैया, ठीक है चलेगा। एक बार आप इसको देखिए फिर, क्योंकि इसको मैं रफ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बोर्ड लगेगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि फिर उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो चलो, आपको इसको पहले खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको इससे दो इक्वेशन से बताता हूँ। और ये जो दोनों इक्वेशन है दोनों बहुत अच्छी है, दोनों अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो ऊपर गया, फिर ऊपर रुककर कुछ देर वापस नीचे आ गया, तो ऊपर से वापस जो नीचे आया, तो ऊपर जाकर नीचे आने का जो टोटल टाइम है वो हम लोग को निकालने का है, वो हम लोग को निकालना है। ऊपर जाकर नीचे आने का टोटल टाइम, मतलब इसको हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर गया, फिर वापस नीचे कितने समय में आएगा वो दोनों निकालने का है। सॉरी, दोनों नहीं निकालने का है, मतलब टोटल टाइम निकालने का है कुल मिला करके, ठीक है। तो मुझे बताओ, u दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, v दिया है, इधर v कितना है, इधर कितना है v, अरे v कितना है, 0 ना, 0 a। अरे भैया a का तो का ही टेंशन नहीं है, हमेशा -g ले लो, कोई टेंशन नहीं है उसका। तो t, मुझे बताओ ये जो यहाँ पर इस अब v है, a है, t है, u है, इन चारों से मेरे को एक इक्वेशन मिलती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है तो है। तो क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। बहुत सारी किताबों में इसी इक्वेशन से लगा कर दिया जाता है, तो आप लोग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लगा लो, लगा लो, आपकी मर्जी। देखो अब लगाने कैसे है वो भी देखो, पहले ऐसे अंधाधुंध कुछ भी काम मत करो, पहले लगाने कैसे है उसको समझो। ये ऊपर जा रहा है तो ये टाइम पता है कौन सा निकल रहा है? यहाँ पर टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो हम लोग को ऊपर जाने का और नीचे आने का दोनों टाइम निकालना है, दोनों टाइम निकालना है। ऊपर जाने का फिर वापस नीचे आने का, ये दोनों टाइम हम लोग को निकालना है, मतलब ये टोटल टाइम हम लोग को निकालना है। इस इक्वेशन से पता है कौन सा टाइम मिलेगा? इस इक्वेशन से सिर्फ u से v तक जाने का टाइम मिलेगा, सिर्फ u से v तक जाने का टाइम मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है वो पता है ना कौन सा है, ये जो टाइम है वो कौन सा है पता है? ये वो टाइम है जब जो हमारा इनिशियल, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है, ये वो टाइम है। तो देखो वेलोसिटी चेंज कहां पर हुआ, u से v हो गया, u से v हो गया, तो ये सिर्फ वो टाइम निकलेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार इधर से सिर्फ एक बार ऊपर गया, वो टाइम निकलेगा, वापस नीचे आएगा वो टाइम नहीं निकलेगा। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन, अगेन मतलब ऊपर जाकर नीचे आने का टोटल टाइम निकालना है, लेकिन इस इक्वेशन से सिर्फ एक बार वो ऊपर चला गया है, यहां तक आ चुका है, सिर्फ वही टाइम निकलेगा, क्योंकि यहां पर u था, यहां पर v हो चुका है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो चुका है। तो इस इक्वेशन से सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक जाने का टाइम निकलेगा, तो आधा टाइम निकला। आगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 से कर दो। अरे जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो नीचे आने में लगेगा, फ्री फॉल की कंडीशन है ना, इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं लिखा होता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को पता है कि फ्री फॉल की कंडीशन में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, तो जितना ऊपर जाने का टाइम है उतना ही नीचे आने का टाइम भी है, जितना ऊपर जाने का टाइम है उतना ही नीचे आने का टाइम भी है। तो यहाँ पर से सिर्फ हम लोग को आधा टाइम मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम मिल जाएगा। सो चलो इससे निकाल लेते हैं। 0 इज इक्वल टू u कितना है 25 प्लस a कितना है -g मतलब -10, सो a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो -10t, सो ये 25 इधर आएगा, सो -25 इज इक्वल टू -10t, सो t इज इक्वल टू कितना आएगा -25 अपॉन -10, सो t इज इक्वल टू कितना आया, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे ये 2.5 आएगा, सो t इज इक्वल टू 2.5। ये जो टाइम है ये सिर्फ जाने का आया है, तो हम लोग को टोटल टाइम निकालना है। सो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा 2.5 इंटू 2, सो ये कितना आएगा 5 टोटल टाइम निकाल रहे हैं ना, टाइम तो 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम 5 सेकेंड्स हम लोगों ने इस इक्वेशन से निकाल लिया। एक और इक्वेशन है जिससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में तो टाइम आता ही नहीं है, तो उसको लगा कर भी क्या करेंगे। सेकंड इक्वेशन को देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि
अब मुझे बताओ यहां पर से कौन सा टाइम निकलेगा, यहां पर से मेरे को डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम निकलेगा, मेरे को डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम निकलेगा। अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट पहले तो ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, मतलब जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट भी है, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा? जीरो ही तो होगा। अरे भैया इनिशियल पॉइंट भी वही फाइनल पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होता है। अच्छा u क्या है, तो देखो u 25, सो इधर रखो 25 इंटू, देखो ये t है ना, मैं इसको कैपिटल t रख देता हूँ क्योंकि हम लोग टोटल टाइम, इससे पता है इससे एक बार में टोटल टाइम निकल जाएगा, इससे एक ही बार में टोटल टाइम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करने की जरूरत इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लिया है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने का फिर वापस नीचे आने का, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट लिया, ऊपर जाने का फिर वापस नीचे आने का ये पूरा डिस्प्लेसमेंट लिया है, इसीलिए इस इक्वेशन से टोटल टाइम एक बार में निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करने की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें पड़ेगी, इसमें नहीं है, ठीक है। सो प्लस हाफ ए कितना है -10 ना, ए कितना है -10 टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर। अब देखो कैपिटल टी लिख रहे हैं तो हम लोग कैपिटल टी का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब ये -25 टी इधर जाएगा इज इक्वल टू ये कितना, अरे भाई ये कितना 5 ना, 5, अरे इसको कट करोगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10, सो -5 ना, -5 है, -5 टी स्क्वायर। अब t से एक t कट गया, सो बचा क्या -25 इज इक्वल टू -5 t, सो t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू है -25 अपॉन -5, सो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 20, सॉरी 5 5 जा 25, सो t इज इक्वल टू -5 क्या सेकेंड, सॉरी -5 नहीं +5, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है भैया, सो t इज इक्वल टू +5 सेकेंड। देखो यहाँ पर भी टाइम टोटल टाइम 5 सेकेंड आ रहा था, इस इक्वेशन से भी टोटल टाइम 5 सेकेंड ही आ रहा है। आपकी मर्जी, जिस इक्वेशन से आपको अच्छा लगे वही इक्वेशन अपनाओ, सही दोनों है, गलत एक भी नहीं है। बस इतना ध्यान देना कि इसमें डिस्प्लेसमेंट टोटल हम लोग ले रहे हैं, इसलिए इसमें से एक ही बार में टोटल टाइम निकल जा रहा है। इस इक्वेशन में हमेशा सिर्फ जाने का टाइम निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम लोग का इस इक्वेशन में मतलब क्या है कि जो टाइम निकलेगा वो सिर्फ u से v तक जाने का टाइम निकलेगा, ये इक्वेशन यही बोलता है। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट पूरा हम लोग ले रहे हैं तो पूरा टाइम एक ही बार में निकल जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपवर्ड मोशन का भी न्यूमेरिकल कर लिया है। चलो मास और वेट में डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। क्या मास और वेट में डिफरेंस है? कैसे? हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मास मतलब वेट, वेट मतलब मास, दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही भाई हैं। आज ये दीवार कहाँ से आ गई? तो देखो इसका मतलब क्या, हमारे टीचर्स ने हमें गलत पढ़ाया, 8वीं तक 8 तक हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन आपको इधर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखो, आपके टीचर्स ने आपको बिल्कुल सही पढ़ाया है। अब उस टाइम पे आप छोटे थे, अब छोटे थे तो वहां पर अगर आपको मास और वेट का डिफरेंस बताया जाता आप सब सोचने लगते ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या हो, थोड़े लेवल आपका बढ़ चुका है, अब आप उसको समझने के लिए कैपेबल हो, इसलिए आपको वो अभी 9th में दिया गया है, ठीक है। मास और वेट लगभग सेम होते हैं। डेली लाइफ में मास को वेट ही लिया जाता है, वेट को मास ही लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा। वो देख लो इधर। अच्छा मास हम लोग जब मोमेंटम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, आलू लिए थे, याद है? अच्छा आप लोगों को मैंने एक थैली दी, चलो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। आप लोगों को मैंने एक थैली दी, उसमें मैंने आप लोग को 50 आलू दे दिए, 50। एक थैली दी उसमें 50 आलू दे दिए। मैंने बोला कि आप लोग यहाँ पर हो, उसमें थैली में कितने आलू है? सर 50। जब आप लोग मून पे जाओगे तो उसमें कितने आलू रहेंगे? सर 50 ही रहेंगे। तो वो जो 50 है ना, जो उसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है, वो जो कंटेंट है ना, कंटेंट वो जो 50 है वो मास है, वो जो 50 है वो मास है। अब मुझे बताओ कि और जो वेट है ना, वेट ये डिपेंड करता है, ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है।
ठीक है, लेकिन मास जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, मास मतलब एक्चुअल कंटेंट जो भरा हुआ है। तो जब आप लोग उस 50 आलू को लेकर मून पे चले जाओगे तो भी वो 50 ही रहेंगे, ना ही तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, ना ही तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। उसका मतलब उस थैली में एक्चुअल जो कंटेंट है वो मास है। और वो जो मास उस मून पर जो फोर्स लगा रहा है, जैसे अगर मैं इस मार्कर को पकड़ा हूं तो ये मार्कर मेरे हाथ पे एक फोर्स लगा रहा है। अगर मैं दोनों मार्कर को ले लूंगा तो ये दोनों मार्कर मिलकर अभी मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो दोनों मार्कर मेरे हाथ पे जो फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स है वो है वेट। वो क्या है? वो है वेट। वेट का हिंदी में मतलब आप लोग को पता रहेगा, वेट का हिंदी में मतलब होता है भार। कोई चीज कितना भारी है, भरी नहीं, भारी है। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। उसके बॉडी के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने कंपाउंड्स हैं, वो सब। तो वो कभी चेंज थोड़ी हो सकता है, लेकिन वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पर है, अर्थ के पास है, अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। हम लोग मून पे चले गए, मून का मास कम है, इसलिए मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसलिए जब हम लोग मून पर चले जाएंगे तो आलू तो 50 ही रहेंगे, आलू 50 ही रहने वाले हैं, मतलब मास उतना ही रहने वाला है, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। और इसका अर्थ का और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अलग अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है, इसलिए वेट चेंज हो जाएगा। कुछ समझ आएगा? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द अर्थ। एक बॉडी इस अर्थ पर कितना फोर्स लगाती है, वो होता है उसका वेट। और इस बॉडी के अंदर कितने एटम्स हैं, कितना कंटेंट है, वो कंटेंट होता है मास। समझे? अब मैं किसी चीज पर कितना फोर्स लगाऊंगा ये तो सामने वाले डिपेंड करता है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पर हूं, मैं अर्थ पर हूं, तो मैं यहां पर कुछ फोर्स लगाऊंगा, तो यहां पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज्यादा है, तो मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, मैं अर्थ पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। अगर मैं वही मून पे चला गया, मून छोटा, मून का मास छोटा, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी छोटा मतलब कम, तो मैं फोर्स उस पर कम ही तो लगाऊंगा, बहुत ज्यादा कम ही लगाऊंगा ना। तो वो जो मैं फोर्स लगाऊंगा ना अपने भार की वजह से, वो जो फोर्स होगा वही होगा वेट। आप लोगों ने सुना होगा धरती पर से एक भार कम हुआ, धरती पर से एक बोझ कम हुआ, वो जो है वो है वेट। और उस वेट के अंदर, उस बॉडी के अंदर जितना कंटेंट भरा हुआ है, जितना एटम्स है, जितना मॉलिक्यूल्स है, वो है उसका मास। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। ठीक है, अभी इतना ही डिफरेंस नहीं है कि इतना ही है, और भी है, मैं बताता हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो। देखो मास है, तो मास अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले फिक्स किया कि मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। ये जो है ये मास इज कांस्टेंट, ये कब तक सही था? जब तक न्यूटन जी थे। जैसे ही सर अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने बोला रिलेटिविटी की थियरी दे दी और इस इक्वेशन को गलत कर दिया। ये आप लोग को बाद में पढ़ना है, ये हाई डिग्री लेवल पे जाओगे तब ये आएगा कि मास कांस्टेंट नहीं होता, मास भी चेंज होता है, वो बाद में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग न्यूटन वाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मास कांस्टेंट होता है। जब आइंस्टाइन वाली फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मास कांस्टेंट नहीं होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और वेट changes from place to place, वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अरे ये कैसे हो गया? ई कैसन होई गवा, क्योंकि जो वेट का फॉर्मूला होता है, जो इतने देर से हम लोग F = mg इतने देर से जो करते आ रहे थे, वो एक्चुअल में F = mg नहीं है, वो एक्चुअल में W = mg है। वो एक्चुअल में वेट का है। और वेट भी क्या है? वेट भी एक फोर्स है। वेट भी एक फोर्स है। तो W = mg, ये किसका? ये वेट का फॉर्मूला है। अच्छा, ये क्या है? ये मास है। ये m जो है ये मास है। और ये g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि चेंज होता रहता है। हम लोगों ने देखा था वेरिएशन इन g पिछले लेक्चर में, वेरिएशन इन जी, तो जी तो चेंज होते रहता है, तो वेट भी चेंज होते रहेगा, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो मास जो रहेगा, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट
बट वेट कैन भी ज़ीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसा कैसे? तो देखो मास तो पॉजिटिव रहता है, ये तो फिक्स है। वेट कैसे? वेट फोर्स है ना। अरे भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस साइड से भी फोर्स लगाऊंगा, इस साइड से भी, दोनों साइड से फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 रहेगा तो उसका वेट भी तो 0 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखो इतना। अच्छा, और क्या नॉलेज है हमारे लिए? तो आप लोग के लिए और इतनी है कि मास का जो यूनिट इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, SI यूनिट ऑफ मास इज kg। मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है। जो हम लोग चावल लेने जाते हैं, 5 किलोग्राम लेके आते हैं, वो जो 5 किलोग्राम हम लाते हैं वो मास होता है, वो मास होता है, वो द्रव्यमान होता है। वो क्या होता है? वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, वो द्रव्यमान होता है। और इसकी यूनिट क्या है? अरे भैया ये वेट क्या है? ये वेट तो एक फोर्स है, और फोर्स के यूनिट SI यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन न्यूटन लिख दिया, न्यूटन होती है। समझ आया क्या कुछ? SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट न्यूटन होती है और इसके किलोग्राम होती है। अच्छा, अगर किसी ने मेरे से पूछा कि मेरा मास कितना है, तो मैं उसको 50 kg बताता हूँ, बट एक्चुअली में 50 kg नहीं है, वो 50 न्यूटन होना चाहिए, वो 50 न्यूटन होना चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछा मेरा वेट कितना है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, तेरा वेट कितना है? मेरा वेट 50 kg है, लेकिन साइंस के हिसाब से वो गलत बता रहा है, क्योंकि वेट तो न्यूटन में मेजर किया जाता है और वो तो किलोग्राम में बता रहा है। चलेगा, लेकिन डेली लाइफ में हम लोग इन दोनों को सेम ही ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखो जो है, देखा जाए तो देखो डिफरेंस आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर इसकी और बात करते हैं। ये क्या बोला है? ये बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 36 kg है, उसका हम लोग को वेट फाइंड करना है। कहाँ पर? एक तो अर्थ पर, और कहाँ पर? मून पर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 36 kg है, पहले मैं उसको मून पे लेके गया, पहले मैं उसको अर्थ पे ही रखा। अर्थ पे मेरे को उसका वेट पता करना है। वेट, मास तो दिया है, और वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेट मेरे को पता करने की जरूरत है, क्योंकि वेट तो चेंज होता रहता है। अगर मैं अर्थ पे रहूंगा और अगर मैं मून पे रहूंगा तो दोनों का वेट तो अलग अलग आएगा, लेकिन मास सेम रहेगा। तो चलो पहले वेट फाइंड कर लेते हैं। वेट फाइंड करने का फॉर्मूला W, कहां पर? अर्थ पर। कितना? mg। ये m तो दिया है 36 जो कि कांस्टेंट रहता है, बट मेरे को ये g कौन सा लेने का है? ये g कौन सा लेने का है? तो ये g वो जी लेने का है जहां का आप लोग वेट निकालो। वेट कहां पे निकाल रहे हो? अर्थ पे निकाल रहे हो ना, तो जी भी किसका लोगे? जी भी अर्थ का ही लोगे। अरे जब वेट अर्थ का निकाल रहे हो, वेट अर्थ का निकल रहा है, तो जी भी तो अर्थ का ही रहेगा। सो एम कितना है? 36 इंटू, अब यहां पर बोला नहीं है 9.8 लो, तो अब हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 तो कितना हो जाएगा? 360। वेट बोले तो न्यूटन, केजी मत बोलना, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या? अर्थ का। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 36 kg है तो अर्थ पर उसका वेट 360 न्यूटन होगा। अब अक्सर ये बोला जाता है, ये एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जो जी ऑफ मून होता है, वो जी ऑफ अर्थ का 6 गुना कम होता है। ये एक रिसर्च के अनुसार पता चला है। वो रिसर्च किसने की थी वो तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग खुद के बता देना। लेकिन ये फिक्स है कि जो जी मून का होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून का होता है, वो हमारे अर्थ का जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका 6 गुना कम होता है। 6 गुना कम होता है। 6 गुना कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को 6 गुना, अर्थ पर हम लोग को 6 गुना ज्यादा से खींचा जाता है, और अगर वही हम लोग मून पर चले जाएंगे तो हम लोग को 6 गुना ज्यादा से नहीं खींचा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग अर्थ पर 1 मीटर उछल पा रहे हैं, तो हम लोग मून पर 6 मीटर उछल पाएंगे। उसी फोर्स से लगाकर 6 मीटर उछल पाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये यहां पर अर्थ पर है इसलिए 1 मीटर जा रहा है, मून पर छोड़ूंगा तो ये 6 मीटर जाएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है,
तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि जी ऑफ मून होता है वो जी ऑफ अर्थ का 6 गुना कम होता है। तो मुझे बताओ, अभी हम लोग को वेट निकालना है कहाँ पर, मून पर ना, वेट निकालना है कहाँ पर, मून पर। तो मेरे को एम जी फॉर्मूला चाहिए। अब मैं ये जी कौन सा लूंगा, ये जी मून वाला लूंगा। तो एम कितना है, एम तो 36 है, इनटू जी मून वाला कितना है, जी मून वाला जी अर्थ का 6 गुना कम है, तो जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6, तो 36 इंटू जी ऑफ अर्थ कितना है 10 अपॉन 6, 6 1 6, 6 6 36, सो 6 इंटू 10 60 न्यूटन। ये डब्ल्यू ऑफ मून आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई 36 kg का मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो मून पर उसका जो वेट है वो 360 अर्थ पर जो उसका वेट है वो 360 न्यूटन आएगा और मून पर उसका जो वेट है वो 60 न्यूटन आएगा। इतना कम हो जाएगा, सोचो। इसका मतलब जब हम लोग मून पर चले जाएंगे ना तो हम लोग इसे हल्का महसूस करेंगे, ऐसे हल्का एकदम, ठीक है। यहाँ पर बहुत भारी भारी लग रहा होगा, चलेगा। तो नॉर्मली यही डिफरेंस है हमारे मास में और वेट में। बोलो पढ़ने में मज़ा आया क्या, बोलो आया क्या, बोलो पढ़ने में मज़ा आया, समझ आया क्या, वो बात मैंने समझा, बोलो बोलो समझा। आई होप आप लोग को समझ गया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इस लेक्चर को यहाँ तक आप लोग आए हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया जिसने इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग केपलर्स लॉ की बात करेंगे और 1-2 टॉपिक है उसकी बात करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ले लेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।